हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द एग्री आई क्यू। सो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में AMB 5121 का पार्ट ए एंड पार्ट बी सॉल्व किया, इस लेक्चर में हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और AMB 5121 का पार्ट सी एंड पार्ट डी सॉल्व करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई अगेन रिक्वेस्ट टू यू कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अलॉन्ग विथ प्लीज़ लाइक टू माई वीडियोज़। स्टार्ट करते हैं पार्ट सी से। सो पार्ट सी में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस आर स्मॉल ऑब्लिगेट intracellular parasite which by definition contains either a RNA or DNA genome surrounded by a protective virus coded protein code. Virus may be viewed as a mobile genetic elements most probably of cellular origin and categorized by long co-evolution of virus and host. वायरस क्या होते हैं? ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है ना, और ये इंट्रासेलुलर होते हैं। ठीक है, जो हमारे वायरस हैं है ना, इनमें DNA या फिर RNA दोनों में से कोई भी एक जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो इनके जीनोम है, ठीक, ये प्रोटेक्टिव वायरस कोडेड प्रोटीन कोड से कवर्ड रहते हैं। वायरस हैं ये जेनेटिक एलिमेंट है ना, और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है। ठीक, और इनका लॉन्ग को इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, और ये ओरिजिन से कैसे होते हैं? तो सेलुलर होते हैं। क्लियर है? सेकेंड है हमारा राइट द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन किन किन मेथड से होता है उसको अपने को बताना है। तो स्टरलाइजेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? हाई प्रेशर स्टीम से है ना, जो कि ऑटोक्लेव में यूज़ होता है। ड्राई हीट ओवन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ओवन में किस चीज़ का यूज़ करके स्टरलाइजेशन होता है? तो ड्राई हीट का यूज़ करके होता है। केमिकल स्टरिलेंट्स जो होते हैं, मतलब कि जो केमिकल्स हैं उनका यूज़ करके स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो कैसे केमिकल्स? जैसे कि ग्लूटरल एल्डिहाइड होते हैं है ना, या फिर फॉर्मल्डिहाइड होते हैं, इनके सॉल्यूशन से हम लोग स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो फिज़िकल एजेंट्स जैसे कि रेडिएशंस वगैरह, इन सब से भी स्टरलाइजेशन होता है। बिकॉज स्टरलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस नॉट अ सिंगल इवेंट, ऑल कंपोनेंट मस्ट बी कैरीड आउट करेक्टली फॉर स्टरलाइजेशन टू अकर। अब देखो, स्टरलाइजेशन ऐसा नहीं कि हम यूज़ किए स्टरलाइज हो गए है ना। स्टरलाइजेशन कैसा है, मतलब क्या है? तो यह एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें एक सिंगल इवेंट नहीं होता है, इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, और जो हर एक इवेंट है उसको हम लोग को करेक्टली कंप्लीट करना है, तभी हमारा स्टरलाइजेशन एक इफ़ेक्टिव वे में कंप्लीट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है राइट द फंक्शन ऑफ राइजोबियम। राइजोबियम की क्या फंक्शंस होती हैं, इसको हमको बताना है। तो राइजोबियम इज़ अ बैक्टीरियम फाउंड इन द सॉइल दैट हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट. It attaches to the root of the leguminous plant and produce nodules. This nodule fix atmospheric nitrogen and convert it into ammonia that can be used by the plant for its growth and development. तो जैसे कि राइजोबियम के बारे में हमने पहले ही पढ़ा कि ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर है ना। तो राइजोबियम क्या है? तो ये सॉइल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन का फिक्सिंग करता है। ठीक, जो लेगुमिनस प्लांट हैं उनमें नोड्यूल्स का प्रोडक्शन करता है राइजोबियम। ठीक है, और ये जो नोड्यूल्स इसमें बनते हैं, ये जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसका फिक्सिंग करते हैं, और जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, जो कि प्लांट अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है। नेक्स्ट है हमारे पास माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा क्या होता है? तो माइकोराइज़ा, जिसको माइकोराइज़ास भी बोला जाता है या फिर माइकोराइज भी बोला जाता है ना, ये क्या है? इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड अ प्लांट
The term mycorrhiza refers to the role of the fungus in plants rhizosphere in root system. mycorrhiza क्या है? तो फंगस, माइकोराइजा क्या है? एक फंगस है ना। तो प्लांट्स और फंगस के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएट करता है हमारा माइकोराइजा। ठीक, अब जो माइकोराइजा है ये प्लांट में फंगस के रोल को कंप्लीट करता है। ठीक, और उसके रूट सिस्टम के साथ एक एसोसिएशन बना के रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड क्या है? बायोपेस्टिसाइड आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स और एजेंट्स दैट आर obtained from animals, plants and microorganisms such as bacteria, cyanobacteria and microalgae and are used to control agricultural pests and pathogen। बायोपेस्टिसाइड क्या है? तो ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं या फिर एजेंट्स हैं, है ना, जो प्लांट से, एनिमल से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, इन सब को यूज़ करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये क्या करता है? तो जो एग्रीकल्चर के पेस्ट हैं या फिर पैथोजेंस हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये होता है बायोपेस्टिसाइड। जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, पेस्टिसाइड क्या करता है? पेस्ट को कंट्रोल करता है, पेस्ट की पॉपुलेशन को, है ना। तो यहाँ ये जो वर्ड है बायोपेस्टिसाइड, ये कैसे बना हुआ है? बायो प्लस पेस्टिसाइड, जिसमें हमने पेस्टिसाइड के बारे में पहले ही पढ़ लिया है कि पेस्टिसाइड आखिर क्या होता है। और बायो मतलब क्या होता है? लाइफ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, है ना। तो बायोपेस्टिसाइड क्या होता है? जो भी लिविंग हैं, जैसे कि हमारा बैक्टीरियाज वगैरह हो गए, एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, उन सब से एक्सट्रैक्ट होकर जो पेस्टिसाइड बना है वो है बायोपेस्टिसाइड, है ना। बाकी काम तो इसका वही है जो पेस्टिसाइड का रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, है ना। तो क्या क्या अफेक्ट करता है उसको? 6 फैक्टर मेनली होते हैं: फूड, एसिडिटी, टाइम, टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेयर। तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको क्या क्या अफेक्ट करता है? जो फूड है, मतलब खाना की अवेलेबिलिटी, बैक्टीरिया के लिए सही से खाना अवेलेबल है कि नहीं, है ना। फिर जो एसिडिटी है, मतलब कि मीडियम में जो एसिडिटी प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। टाइम के अकॉर्डिंग होता है, मतलब कि जैसे नाइट टाइम पे हमारा टेम्परेचर क्या रहता है? लो रहता है। डे टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज रहता है। तो ये जो टेम्परेचर है ये बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ठीक है, टाइम एंड टेम्परेचर का देख लिए। फिर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है एरोबिक एंड एनारोबिक के बारे में, वो चीज़ को अफेक्ट करता है। मॉइस्चर के कारण अफेक्ट होता है। और इन सब प्रोसेस के जब हम लोग फर्स्ट वर्ड्स को कंक्लूड करते हैं, जैसे कि फूड का ले लिए हम एफ, एसिडिटी का ले लिए ए, टाइम का ले लिए टी, टेम्परेचर का ले लिए टी, ऑक्सीजन का ले लिए ओ और मॉइस्चर के ले लिए एम। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? फैट टॉम, है ना। तो इस तरीके से आपको याद हो जाता है। टॉम एंड जेरी आप सबने देखा ही होगा। तो वो टॉम क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, फैट हो जाता है। तो ये हुआ हमारा इसको याद करने का तरीका कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको क्या अफेक्ट करता है? तो फैट टॉम अफेक्ट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस में बैक्टीरिया को क्लासिफाई करना है। ठीक, तो देखते हैं इसके बेसिस पे बैक्टीरिया को 3 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं: एनर्जी सोर्स के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन सोर्स के अकॉर्डिंग और कार्बन सोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एनर्जी सोर्स में 2 क्लासिफिकेशन आएगा, एक फोटोट्रॉपिक, एक कीमोट्रॉपिक। तो जैसे ही कीमोट्रॉपिक के बारे में हमने पहले ही पढ़ा कि जो क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। और जब कीमोट्रॉपिक मैं उस पर एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने फोटोट्रॉपिक के बारे में बताया कि जो लाइट का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो एनर्जी सोर्स जिनको लाइट से एनर्जी मिल रही है वो क्या हो गए हमारे फोटोट्रॉपिक। जो केमिकल एनर्जी से एनर्जी ले रहे हैं वो क्या हो गए हमारे कीमोट्रॉपिक। क्लियर है?
इलेक्ट्रॉन सोर्स के अकॉर्डिंग जब हम लोग देखते हैं तो एक होता है लिथोट्रॉपिक, एक होता है ऑर्गेनोट्रॉपिक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो मेन है हमारा कार्बन सोर्स के अकॉर्डिंग। तो कार्बन सोर्स के अकॉर्डिंग दो तरीके के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो खुद से अपना खाना सिंथेसिस करते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो अपने फूड के लिए या न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक, तो ऑटोट्रॉफिक में आता है हमारा दो चीज़, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक, एक कीमो ऑटोट्रॉपिक। अब फोटो मतलब फिर से लाइट का यूज़ कर रहा है, कीमो मतलब फिर से केमिकल का यूज़ कर रहा है। और हेट्रोटॉपिक में आता है हमारा फोटो हेट्रोटॉपिक, कीमो हेट्रोटॉपिक। और कीमो हेट्रोटॉपिक में आएंगे पैरासाइट्स, सिम्बायोटिक और सैप्रोफिटिक। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ एंटीबायोटॉक्स। एंटीबायोटॉक्स क्या होता है, ठीक है, सॉरी ये अपना एंटीबायोटिक्स होगा, जो हम लोग क्वेश्चन अभी पार्ट बी में भी देखे थे कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है ना, मेरे से गलती से ये एंटीबायोटॉक्स हो गया है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एनी सब्सटेंस दैट इनहिबिट द ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ अ बैक्टीरिया और किल्स इट आउटराइट कैन बी कॉल्ड एज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आर अ टाइप ऑफ एंटीमाइक्रोबियल डिजिग्नाइड टू टारगेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन विद इन और ऑन द बॉडी। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, तो जो किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ को किल करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, ये जो टारगेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वहाँ पे वर्क करके उसको किल कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ बायोगैस। बायोगैस क्या होता है ना। Biogas is a renewable fuel that produces when organic matter such as food or animal waste is broken down by microorganisms in the absence of oxygen. This process is called anaerobic digestion. For this to take place, the waste material needs to be enclosed in an environment where there is no oxygen. Biogas is the mixture of gases produced by microorganisms. It is a renewable source of energy. Methane is predominant gas present in the biogas mixture. Certain bacteria grow under anaerobic condition and produce a large amount of methane along with carbon dioxide and hydrogen. बायोगैस क्या होता है ना, तो बायोगैस क्या है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि फूड हो गया, एनिमल हो गया, इन सब के वेस्ट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में इनका ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, एक रिन्यूएबल फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारा क्या है, बायोगैस है। ठीक, ये जो प्रोसेस है ये एनारोबिक डाइजेशन होता है, क्योंकि हमने क्या देखा कि ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, मतलब कि ये क्या हो गया, एक एनारोबिक डाइजेशन है। ठीक, बायोगैस कैसे प्रिपेयर होता है, तो जो वेस्ट मटेरियल है ना, इन्वायरमेंट जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्लोज कर देते हैं ऐसे प्लेस में जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। अब बायोगैस क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया गया डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का मिक्सचर है, और ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। इसमें जो मीथेन है, मीथेन क्या होता है, प्रीडोमिनेंट सोर्स होता है ना, मीथेन इसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। और जो बैक्टीरियाज है ये एनारोबिक कंडीशन में लार्ज अमाउंट में मीथेन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वगैरह। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डिफाइन प्रोकैरियोट्स। हमने पिछले जो पार्ट ए एंड पार्ट बी वाले लेक्चर हैं उसमें हमने देखा था कि यूकैरियोट क्या होते हैं, अभी हमको देखना है प्रोकैरियोट क्या होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट ऑल्सो स्पेल्ड प्रोकैरियोट any organism that lacks a distinct nucleus and other organelle due to the absence of internal membrane. Bacteria are among the best known prokaryote organisms. The lack of internal membrane in prokaryote distinguishes them from eukaryote. प्रोकैरियोट क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस क्या है, अलग से डिफाइंड नहीं होता है। जैसे कि हमने यूकैरियोट में क्या पढ़ा था कि उनमें अलग से न्यूक्लियस होता है, और उनको न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। और प्रोकैरियोट क्या होता है, जिनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, और इसमें जो इंटरनल मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया हैं ये बेस्ट नोन प्रोकैरियोट हैं, ठीक है, जिनमें इंटरनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता है, और यही जो कैरेक्टरिस्टिक है जो इनको यूकैरियोट से अलग करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है डिफाइन नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, इस प्रोसेस को हमको डिफाइन करना है। ठीक, तो नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू nitrite, followed by the oxidation of nitrite to nitrate occurring through separate organism, or direct ammonia oxidation to nitrate in Comaxox bacteria. The transformation of ammonia to nitrate is usually the rate limiting step of nitrification. नाइट्रिफिकेशन क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, जिसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके नाइट्राइट बनता है ना, या फिर जो नाइट्राइट है ये नाइट्रेट में चेंज होता है। कैसे होता है, जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जिनसे डायरेक्ट अमोनिया का ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रेट बनता है। ठीक, और जो अमोनिया का नाइट्राइट में ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है, यही क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन है। क्लियर है। अब जब एग्ज़ाम में अगर आपको नाइट्रिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसका साइकिल जो आपके बुक में है वो साइकिल भी आपको बनाना है इसमें, है ना, जिससे आपका आंसर इफेक्टिव बनेगा। लास्ट है हमारे पास पार्ट सी का क्वेश्चन, डिफाइन वैम विद स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। सबसे पहले हम देखेंगे वैम क्या होता है ना। तो वैम क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ वैम इज वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, is a symbiotic association between Phycomycetes fungi and angiosperm roots. One of the first microbial product, worm is a fungus that penetrates the root of vascular plant so that they can be supported to capture the nutrient from soil. जो वैम है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। इससे क्या पता चलता है कि ये एक माइकोराइजा है। ठीक है, अब माइकोराइजा है ये मतलब ये क्या करता है, जो प्लांट्स हैं उनके साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहता है। ठीक, जो वैम है ये एक फंगस है। ठीक, ये क्या करता है, रूट में पेनिट्रेट करके जो प्लांट्स के वेस्कुलर पार्ट्स हैं उनसे क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकें। क्लियर है। ये था हमारा पार्ट सी। अब हम लोग देखेंगे पार्ट डी। पार्ट डी में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर बायोफर्टिलाइज़र एंड गिव देयर क्लासिफिकेशन। बायोफर्टिलाइज़र क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन हमको बताना है। तो जो बायोफर्टिलाइज़र का क्लासिफिकेशन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरली ये हमको पता नहीं होता है, तो ध्यान से इस चार्ट को कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखते हैं कि बायोफर्टिलाइज़र क्या होता है। ठीक है, Biofertilizer are substance that contains microbes which help in promoting the growth of plant and trees by increasing the supply of essential nutrient to the plants. It comprises living organisms which include mycorrhizal fungi, blue-green algae and bacteria. Biofertilizer क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिनमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। कैसे प्रमोट करते हैं, तो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उस एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी सप्लाई को कंटिन्यू करते हैं या फिर इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, ये जो बायोफर्टिलाइज़र्स हैं इनमें माइकोराइजल फंजाई इंक्लूड होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये हमने देखा कि बायोफर्टिलाइज़र क्या होता है। अब आपको देखना है इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं तो मेनली ये 4 तरीके के होते हैं, 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइज़र। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइज़र में क्या क्या है, एक है आपके पास फ्री लिविंग, एक सिम्बायोटिक, एक एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। ठीक है,
फिर हम देखते हैं फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बायोफर्टिलाइजर। इसमें आता है हमारा बैक्टीरिया और फंजाई। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर। जो अभी हमने पहले देखा वो क्या था, सॉल्युबलाइजिंग था। अब हम मोबिलाइजिंग देखेंगे। मोबिलाइजिंग में क्या क्या आएगा, वैम आएगा, ठीक, एक्टोमाइकोराइजा, एरिकॉइड माइकोराइजा, ऑर्किड माइकोराइजा। जो फोर्थ टाइप है हमारा वो है पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर या फिर पोटेशियम सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर। ठीक है। जो फिफ्थ टाइप है वो है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। इसमें आता है हमारा सूडोमोनास। और जो सिक्स्थ टाइप है हमारा वो है बायोफर्टिलाइजर फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें आता है सिलिकेट, जिंक, सल्फर एंड मैग्नीज सॉल्युबलाइजर। क्लियर है। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है व्हाट इज बायो पेस्टिसाइड, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल हमको देना है। अभी हमने क्या देखा, बायो फर्टिलाइज़र। पार्ट सी में हम क्या देखे थे, बायो पेस्टिसाइड। फिर से वही डेफिनेशन है हमारे पास कि बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं। तो A biopesticide is a biological substance or organism that damage, kill or repels organisms seen as pest. Biological pest management intervention involves predatory, parasitic or chemical relationship. They are obtained from organisms including plants, bacteria and other microbes, fungi, nematode, etc. बायोपेस्टिसाइड क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ये क्या है, एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म है ना क्यों क्या करता है, डैमेज करता है, किल करता है या रिपेल करता है। जो कि और कैसे ऑर्गेनिज्म को, जो हमारे क्रॉप में एक पेस्ट की तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है। जो भी प्रीडेटरी, पैरासिटिक या फिर केमिकल रिलेशनशिप होता है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक। और ये किन ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाता है, तो जैसे कि प्लांट्स हो गए हमारे, बैक्टीरिया हो गए या फिर दूसरे माइक्रोब्स जैसे कि फंजाई हो गया, नेमाटोड हो गया, इन सब से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमको इसका एग्जांपल देना बोला गया। सॉरी मैं इसमें इटैलिक्स करना भूल गई है ना। इसमें क्या बोला गया है, हमको एग्जांपल देना बोला गया है। तो कुछ माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड का नाम क्या है, बैसिलस thuringiensis सब स्पीसीज कोर्ट्सताकी। ठीक है। बीटी टेनिब्रिनोसिस सॉरी बीटी वेराइटल गैलेरिए, बीटी वेराइटल इजराइलेंसिस। ठीक। अब ये यूज़ क्यों होता है, एग्जाम्पल तो हमने दे दिया। अब हम इसका टारगेट पेस्ट भी देख लेते हैं। तो जो बीटी कुर्टसाकी है वो यूज़ लेपिडोप्टेरन पेस्ट के लिए यूज़ होता है ना। जो बीटी टेनेब्रिनोसिस है वो जो कोलोराडो पोटैटो बीटल्स होते हैं उन सब के लिए यूज़ होता है। जो बीटी गैलेरिए है ये यूज़ होता है हमारे हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के लिए। और जो बीटी इजराइलेंसिस है ये हमारे डायमंड बैक मॉथ्स के लिए यूज़ होता है। इसमें मैं इटैलिक्स करना भूल गई हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्लियर है आपको सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप, क्लासीफाई एज पर रेस्पेक्टिव क्रॉप। जो क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप है वो क्या होता है ना। तो ये क्या है, द term cross inoculation group refers to the classification scheme used to designate which group of forage legume are successfully inoculated by which species or biovar of rhizome। क्रॉस इनोकुलेटेड ग्रुप है ना, ये क्या बताता है, वर्ड से ही समझ आ रहा है कि ये क्या है, ये एक ऐसा ग्रुप है, ठीक, जो क्या करता है, कौन सा स्पीसीज किससे इनोकुलेट होगा, ठीक है, उसको क्या करता है, ये शो करता है। और क्रॉप्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट क्रॉप्स के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन डिफरेंस होता है, पर यहाँ पे सिर्फ क्रॉप बोला गया है इसलिए मैंने इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया। सो जिस भी क्रॉप के अकॉर्डिंग ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपको उस क्रॉप के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है। और अगर ऐसा है कि आपको इसका क्लासिफिकेशन चाहिए रहेगा तो आप इसी वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट के हाफ एन आवर में ही मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस।
वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्क्राइब करना है। तो वायरल स्ट्रक्चर इज द सिंपलर वायरस दैट virion consists of single molecule of nucleic acid surrounded by a protein coat. The capsid, it enclosed nucleic acid together constitute the nucleocapsid. In some of the more complex virus, the capsid surrounds a protein coat. जो सिंपल वायरस होते हैं, है ना, इनमें क्या होता है, इनका जो वायरॉन होता है उसमें सिंगल मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड का प्रेजेंट रहता है जो कि प्रोटीन कोट से कोटेड रहता है या फिर सराउंडेड रहता है। दूसरा उसमें कैप्सिड प्रेजेंट रहता है और जो ये कैप्सिड है वो न्यूक्लिक एसिड से इंक्लोज रहता है। ठीक, अब ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका सिंपलर स्ट्रक्चर। तो ये क्या है हमारा, हेड पार्ट, नेक पार्ट, कॉलर पार्ट, शीथ होता है ये टेल्स हैं, ये बेस है उसका, और ये उसमें डीएनए प्रेजेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, ड्रॉ द नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपको डायग्राम पूछा जाता है तो डायग्राम वाले क्वेश्चंस आप ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि इसमें एक तो आपको लिखना नहीं रहता है तो आपका टाइम बच जाएगा, है ना। प्लस पार्ट डी में क्या रहता है, आपको 2 पेज दिया रहता है आंसर के लिए। तो जब आप थ्योरेटिकल कवर करते हैं और आप 1 पेज अगर लिखेंगे तो वो बहुत कम नज़र आता है ना। पर डायग्राम के केस में क्या होता है, आपको मैक्स टू मैक्स 2 मिनट लगेगा डायग्राम बनाने में, तो आपका टाइम बहुत बचता है। ठीक है, और एग्ज़ाम में आपको सजा कर तो डायग्राम बनाना नहीं है, आपको एक रफ टाइप का ही इमेज बनाना है। सो डायग्राम वाले क्वेश्चन ज़रूर अटेंड करिए। अब भाई हमको क्या करना है, बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाने बोला गया है। तो देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले फ्लैजिला, ये जो क्या है एंडोस्पोर, ये क्या है हमारा कैप्सूल, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल का मेम्ब्रेन, ये जो है ये पिलीज हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, है ना। फिर क्या है, सेल के अंदर फील्ड है साइटोप्लाज्म, राइबोसोम है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, और क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है। तो ये है क्या हमारा बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। जो BGA है ना, उसका हम लोग को प्रोडक्शन कैसे होता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो द बेसिक मेथड इन्वॉल्व्स मास प्रोडक्शन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबेना, टॉलीप्रोथ्रिक्स, नोस्टॉक, ओलोजीरा स्पीसीज along with soil as a carrier in through tank, polythene lined pit and then drying the mixed culture in sun। तो इसका बेसिक मेथड यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, डिटेल में आपको एग्ज़ाम में भी नहीं लिखना है ना। तो बेसिक क्या होता है कि सबसे पहले इसमें जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, है ना, या फिर अपना एनाबेना है, टॉलीप्रोथिक्स है, इन सब क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, उसके बाद सॉइल के साथ इसका कैरियर हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक पिट में, है ना, जैसे कि टैंक वगैरह में पॉलीथीन लाइन जो हो, इन सब में एक पिट में क्या करते हैं, इसका प्रिपरेशन करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, ड्राई कर देते हैं। ठीक है, सन ड्राई करते हैं हम लोग, तो फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द ब्रीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो अभी तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, तो आखिर इसके बारे में हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस ही क्या है, ये अपने को पूछा गया लास्ट क्वेश्चन में। पहले हमको पूरा पूछ लिया गया, फिर लास्ट में पूछा जा रहा है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्लियर है। तो बेसिक आपका यही है कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो क्या है उसका इम्पोर्टेंस। Industrial microorganisms are used to produce many things, including food, cosmetic, pharmaceuticals, and construction material. Microorganisms can be genetically modified or engineered to aid in large scale production. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फूड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इडली वगैरह में, है ना। कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है,
फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए यूज़, अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब बिल्डिंग्स वाले कंस्ट्रक्शन नहीं है ना, ये बॉडी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं या जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं, मतलब क्या, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ इंजीनियर्ड होते हैं या फिर मॉडिफाइड होते हैं, है ना, उनका हम लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी वो बेटर यूज़ आते हैं। क्लियर है? ये हुआ हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। क्लियर है? अब एक नोट दिया गया है आपको कि जो पार्ट डी के आंसर्स हैं वो आपको आंसर समझाने के लिए लिखा गया है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे छोटे आंसर्स नहीं लिखने हैं, जैसे कि इसी स्लाइड में जब हम देखें तो 7th आंसर है उसका लेंथ छोटा है, 6th आंसर है उसका लेंथ छोटा है। तो आपको एग्ज़ाम, जो मैंने वर्ड्स आपको समझा हैं उन वर्ड्स को आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, है ना। इन इन जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके साथ साथ जो वर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ या एक्सप्लेन करने के टाइम यूज़ करती हूँ, उन वर्ड्स को आपको ध्यान में रख के एग्ज़ाम में लिखना है, ताकि आपका आंसर एक इफ़ेक्टिव मैनर में और एक लॉन्ग फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, है ना। क्योंकि पूरे लॉन्ग फॉर्म में यहाँ पे मैं लिख नहीं सकती, वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो आपके लिए भी एग्ज़ाम टाइम पे सही नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट टू यू, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उन वर्ड्स पे भी फोकस करें और आपका एग्ज़ाम एक अच्छे फॉर्म में लिख कर आएँ। थैंक यू सो मच। दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। हमने AMB 5121 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम and please subscribe to my channel, share it with your friends and please like to my videos. Thank you so much for watching it.